अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, तहरीक अदम-ए-एतमाद का फैसला कुन मरहला सामने आ गया है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वज़ीर आज़म साहब को अपने इत्तेहादियोों से इस वक्त मिलना पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे पेशावर धमाके के हवाले से, फॉलो अप करेंगे। 62 लोग हो गए हैं जो कुल शोहदा है, उनकी तादाद बढ़ गई है। हुकूमत कहती है कि आइडेंटिफाई कर लिया है 3 लोगों को जो कि इस वाक़े में मुलव्वस हैं। इसके बाद आखिर में रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पर मौजूद जो नुमाइंदे हैं TRT के, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ऑन ग्राउंड वो क्या मामला देख रहे हैं। आगाज़ करते हैं अदम-ए-एतमाद के हवाले से। ज़राए की अपोजिशन ने फिलहाल पीर तक इस बात को मुलतवी कर दिया है। वो कहते हैं कि रिक्विजिशन जमा कराएंगे, इस बात पे तो तकरीबन उनका इत्तफाक है। जबकि मंगल को बिलावल के इस्लामाबाद जलसे में अदम-ए-एतमाद का ऐलान किया जाएगा, ये भी तक खबर सामने आ रही है। मुस्लिम लीग नून ज़राए ने दावा किया है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए अपोजिशन के पास नंबर गेम मुकम्मल है और तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब होने पर मुकम्मल यकीन है। आज फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की फ़ोन कॉल पर भी बात हुई है और इसी प्लान को अमली जमा पहनाने की हिकमत अमली से मुतालिक कहते हैं जी कि वो गुफ्तगू हुई है। सवाल ये है कि सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग काफ का किरदार क्या होगा। शहबाज शरीफ खुद चौधरी बरादरान को मिलने गए, मगर शहबाज शरीफ की दावत पर चौधरी परवेज़ इलाही शाइये पे नहीं गए। पीपल्स पार्टी के दावे के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के लिए तैयार हैं और ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि 7 अरकान की जमात को पंजाब दे दिया जाए। आज बिलावल ने कहा है कि काफ लीग का सियासत में अहम किरदार है और अपोजिशन को उससे फायदा उठाना चाहिए। PML ने का एक रोल है, एक किरदार है और उसका फ़ायदा अपोजिशन जमातों को उठाना चाहिए। तहरीक अदम-ए-एतमाद के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 80 अफराद की जो अभी तक आप लोगों ने बात की कि सिग्नेचर आप लोगों के पास पूरे हैं, तो ये 84 हमारे हैं, 56 व्यूज पार्टी के हैं, 14 जो हैं वो JUI के हैं और एक जमात इस्लामी के हैं जो अभी उनसे भी बात हुई है या होनी है, और तकरीबन 163 मेंबर्स ये बनते हैं। ठीक है। और इत्तेहादी और PTI के जो अंदर से आप लोग कहते थे कि वहां से भी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, उनकी कोई तादाद है? इत्तेहादी तो अभी किसी ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमने सबको राब्ता किया है, उनको दावत दी है। जो PTI के मेंबरान है उनकी एक बड़ी तादाद है, वो 22 से ऊपर है जो मेरी नॉलेज में है। और उन्होंने ये वर्बल एश्योरेंसेस दी आप लोगों को कि अगर इस तरह की तमूल आएंगे? जी, एश्योरेंसेस वर्बल ही होती हैं, आप उनसे मिलते हैं, वो पहले से भी बात हुई थी, मजीद उनसे बातचीत हुई है, तो ज़बान ही होती है सियासत में। लेकिन जो वो लिस्ट है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी पहुंच गई है, जो उनकी जमात के अंदर से लोगों ने तो इस तरह की लिस्टें पहुंच जाती हैं तो माजी में तो देखा है ना हमने, फिर उसके अलावा फिर वो फिर नहीं वोट भी डलते। जी, वो अपना जोर भी लगाएंगे, तो जो मेंबरान अब नहीं उनके साथ चलना चाहते तो नहीं चलेंगे, ये उनका फैसला है। तो उसमें आप स्टेट मशीनरी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो फिर वो भी आप, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं उसका वजन, तो ठीक है। मुल्क की तारीख में तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो इस तरह से लाना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये वैसे मुमकिन लग रहा है अब आपको कि अब ऐसा हो पाएगा? हुआ नहीं, आज तक कामयाब नहीं हुई कभी इस तरह। मुमकिन इसलिए है कि ऐसे हालात भी मुल्क के कभी नहीं हुए, जो आज सियासत के हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, जिस तरह ये हुकूमत आई थी, ऐसे हालात पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। तो और जितने लोग आज तंग हैं, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हुकूमत जाए और अवाम को एक नए मैंडेट का मौका मिले, तो ये आज मुल्क की ज़रूरत है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगा। इससे पहले आप खुद ऑन रिकॉर्ड है, आप कहते हैं जी कि कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुआ नहीं करती है, आप ये पहले कह चुके हैं। अब क्या ऐसे हालात हैं हमारे? देखिए, मैं हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क में जो सियासी निज़ाम है इसमें गैर आइनी मुदाखलत है, रही है, हर मुल्क में रही है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, हमारे मुल्क में अभी भी कायम है। तो लेकिन आज जो अवाम का दबाव है, जो मुल्क की मुश्किलात हैं, तो ये दबाव, ये मुश्किलात बैसाखियों पर भी असरअंदाज होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बैसाखियां अब काम आएंगी। अच्छा, सो इसमें बैसाखियां काम ना आने का मतलब ये आप कह रहे हैं, ये नहीं कि कोई सपोर्ट होगी, सिर्फ ये कि वो रास्ते पे से हट जाएंगे, ये कोई हमें उम्मीद है कि कोई गैर आईनी रुकावट नहीं आएगी इस वोट के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर, जो अदम-ए-एतमाद का प्रोसेस।
48 घंटे की बात कर दी मौलाना फजल रहमान साहब ने, सब समझे कि शायद इस हफ्ते ये सारे मामलात होंगे। वो कहते हैं नहीं 48 घंटे का मतलब लिटरली 48 घंटे नहीं ऐसे ही होता है, वो हम जरा ज्यादा लिटरली बात को ले लेते हैं, मतलब जल्दी हो जाएगा। अब मंडे को फिर मीटिंग है इस्लामाबाद में, तो इंशाल्लाह ये अपने मंतकी जो प्रोसेस है उस तरफ जा रहा है। हुकूमत तो ये कहती है कि अभी 1.5 महीने से पहले आप लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत सारी सियासी सरगर्मियां भी हैं, आपके लॉन्ग मार्च भी हैं, फिर असेंबली का इजलास बुलाना और फिर सारी, तो 1.5 महीने तक तो फिलहाल कुछ नहीं है, उसके बाद ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ये आईनी अमल है, तो बाकी एक्टिविटीज की आसानवी हैसियत रह जाती है। आईनी अमल को दूसरी एक्टिविटी से आप नहीं रोक सकते। एक और भी खबर है आज के, बिलावल साहब जब यहाँ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, पीर को गालिबन पहुंच रहे, उसके बाद वो जलसे में अनाउंस करेंगे तहरीक अदम एतमाद की क्या लाए अमल है, क्या डेट है, किस तरह से फॉलो करना है। पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम ये कोऑर्डिनेशन में है आप लोग इस मामले में? ये ऑपोजिशन जो है वो अनाउंस करेगी जब भी इसका वक्त हुआ, चाहे मंडे हो चाहे इसके बाद हो, ऑपोजिशन मिलकर बैठेगी और इसकी डेट और पता उस दिन चलेगा जब ये फाइल हो जाएगा अदम एतमाद। अदम एतमाद की तशहीर नहीं होती, एडवांस में डेट नहीं बताई जाती, इसको जब आप फाइल करते हैं उसी वक्त इसका इल्म आता है। सो ये पीडीएम ड्रिवन है या ये पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज है या ये आप लोगों की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है तहरीक, इसकी ओनरशिप किसकी है तहरीक? ऑपोजिशन की, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है कौमी असेंबली में, ये उसकी है। सही। अच्छा, हुकूमत का अब ये एक नया नैरेटिव बन भी रहा है, इसके बारे में लिख भी रहे हो, मेरे ख्याल है कल अब इमरान खान साहब अगर खिताब करेंगे तो उसमें शायद ये बात भी वो करें, खारजा पॉलिसी से जुड़े ये मामलात हैं, खान साहब की हुकूमत को आप लोग निकालना चाहते हैं ताकि ये बात लोकल सियासत की नहीं है, ये ग्लोबल सियासत की बात है, और आप लोगों से राब्ते भी किए गए, इस वजह से ये सारी मूवमेंट चल रही है, आप लेकर आ रहे हैं सारे लॉन्ग मार्च। ये माजी में भी हारा हुआ आदमी यही बातें करता है, जब आप लोकली फेल हो जाए, एक हुकूमत नाकाम हो जाए, मईशत को तबाह कर दे, तो फिर बात करने की रहती कोई नहीं है। तो फिर वो कहते जी मैं चूंकि बड़ा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में है, हमने सुना है फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट क्या है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज उनको जो हुकूमत की फेलियर्स हैं उनका अब एहसास हुआ है कि किस हद तक ये हुकूमत फेल हुई और कितनी हद तक अवाम का एतमाद खो चुकी है। तो अब इधर उधर की बातें की जाएंगी, लेकिन इन बातों से बात बनती नहीं। वो कहते हैं आप लोगों के तो एहसास से बाहर पड़े ना, आपकी लीडरशिप के एहसास से बाहर पड़े, खान साहब के नहीं पड़े हुए ना, वो कहते नहीं पड़े हुए, आप लोग कॉम्प्रोमाइज इसलिए क्योंकि आप लोगों के वहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों की वहाँ पे तमाम इन्वेस्टमेंट्स हैं। जी जी ठीक है, उनकी नहीं है ना, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये 4 साल नहीं बिकी ना, ये 4 साल नहीं बिकी। नवाज शरीफ साहब वो आदमी है जिन्होंने इस मुल्क में पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद मुल्क को एटमी ताकत बनाया था, ये बात भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अपोजिशन को फोकस करना चाहिए है काफ लीग के ऊपर। अभी आपने बताया कि वो भी अनश्योर हैं, ऑब्वियसली वो पीएम साहब से भी मिल रहे हैं, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो पीएमएल का बज़ाहिर फोकस है वो है पीटीआई के अपने जो अरकान है, जो अंदर से जो आपको कह रहे हैं आपसे राब्ते के अंदर है। सो बिलावल की तजवीज़ जो काफ लीग वाली, इस पर क्या रहते अमल आप लोग? नहीं, तजवीज़ बड़ी अच्छी तजवीज़ है, तो अगर वो उनको ले आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको हर वोट पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप किसी एक पर रिलाई नहीं कर सकते। तो हमने सबको दावत दी है, काफ लीग को भी दावत दी है, एमक्यूएम को भी दी है, दीगर जो जमातें हैं एलाइज उनको भी दी है। तो हमारा काम है दावत देना, जो एलाइज उनका काम है फैसला करना, तो यही प्रोसेस होता है। फैसला तो थोड़ा सा कर भी लिया, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात नहीं की, शाइए पे वो बुलाया था, फिर वो बाद में वो ठीक है, अगर फैसला हो गया तो वो उनका फैसला है, हम उनको दबाव नहीं डाल सकते, हम तो दावत दे सकते हैं, हम तो एक रास्ता बता सकते हैं कि मुल्क के मामलात कैसे बेहतर होंगे, उसके बाद वो फैसला वो करेंगे, सियासत उनकी अपनी है। तहरीक अदम एतमाद आ गई, उसके बाद क्या है, उसके बाद व्हाट्स द प्लान आफ्टर दैट? क्योंकि चले खान साहब को तो अगर आप समझते हैं हम इस तरह नंबर गेम से निकाल देंगे, फिर क्या होगा, आगे का क्या सिनेरियो? आगे इलेक्शन पे जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी एग्री करती है इस बात पे कि वो ये बातचीत होगी, ये हो रही है, अभी प्रोसेस जारी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई मकसद है हुकूमत बनाने का, इसका कोई मंतक कम से कम मेरी समझ में नहीं है। हो सकता है लीडरशिप को बेहतर समझती हो बात को। तो आज तो मुल्क के मसाइल के हल की ज़रूरत है कि एक नया मैंडेट हो जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं वो ये है कि काफ लीग की पंजाब में वजारत आला के बारे में वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो पंजाब से बड़े फोकस्ड है पंजाब के अंदर, आप लोग ये नहीं समझते? नहीं, ये बात की बात है, पंजाब पे तो अभी कोई अदम एतमाद हो नहीं रहा।
یہ تو وفاق کی بات ہے. تو جب پنجاب آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا اس میں کیا کرنا ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کی خواہش ہے نا کہ پنجاب میں بھی ہو, تو آپ لوگ پنجاب میں انٹرسٹڈ نہیں, وفاق میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ بھی پنجاب میں بھی انٹرسٹڈ ہے. یہ فرق ہے اپروچ کا؟ نہیں, اپروچ میں فرق نہیں ہے. پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا, وہاں تو عدم اعتماد نہیں ہو رہا. وہ اپنے وقت پر آئے گا. ابھی تو ساری کانسنٹریشن جو ہے وہ وفاق میں عدم اعتماد پر ہے. بات کی ابھی بات کے تمام معاملات طے ہونے ہیں, خد و خال طے ہونے ہیں, تو یہ تحریک عدم اعتماد کے تو پھر امیڈیٹلی آنے کے امکانات تبھی ہوں گے نا جب بات کے سیناریو طے ہو جائے گا. جی, سیناریوز طے ہو جاتے ہیں جی, وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. بات کا سیناریو یہی ہے کہ آپ حکومت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. وہ 1-2 گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ آپ حکومت بنا کر کیا کریں گے, اس کا مقصد کیا ہوگا, وہ کیا حاصل کرے گی. یہ ڈسکشن جو لیڈرشپ کرے گی تو یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور یہ ڈسکشن ہوتی بھی رہی ہے, ہر ایک کی رائے اس میں مختلف ہوتی ہے. جب مشاورت ہوتی ہے پھر ایک بات پہ آپ پہنچ جاتے ہیں. بٹ پیپلز پارٹی کی مختلف رائے ہے نا اس سے, کہ ابھی تک جو ہے نہیں, ضروری نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سی رائے ہیں, ہماری جماعت میں بھی بہت سی رائے ہیں, تو ایک اس میں سے حل نکل آتا ہے. مولانا صاحب کا آج ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ obviously ہمیں تو ذرائع سے اس کو کوٹ کریں, کیا ایونچولی کیا طے ہوا ہے ان دونوں کے درمیان؟ مجھے انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا, نہ میاں صاحب نے نہ مولانا صاحب نے. لیکن یہ مشاورت تقریباً ہر روز ہوتی ہے ان کی, ہر روز نہیں ہر دوسرے دن ضرور ہوتی ہے. میاں صاحب اعتماد میں لیتے کسے ہیں جماعت میں سے اپنے, یا بس بتا دیتے ہیں فیصلہ کرنے کی جو مشاورت ہوتی ہے مولانا صاحب سے یا زرداری صاحب سے, تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ ان کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں. لیکن ویسے شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, اور فیصلہ سازی یہ نہیں کہ پہلے اعتماد میں لینے کے بعد پھر کنوے کیا جائے باقی جماعتوں کو, وہ پہلے فیصلہ کر کے پھر آپ کو کنوے کیا جاتا ہے. دس از ہاؤ دا فیصلہ سازی. نہیں, وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ان کی رائے ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, پھر ہم سے مشاورت ہوتی ہے, اس کے بعد یہ پروسیس آگے چلتا ہے. بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ ہم جائیں گے سانحہ پشاور کے بعد. آج حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کچھ شواہد ان کے ہاتھ لگے ہیں, داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر رانا کہ جو داعش اپنے یہاں پہ استعراض بڑھا رہی ہے. اس حوالے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بات کریں گے ہم سانحہ پشاور کے حوالے سے. جو تازہ ترین معلومات آج کی ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. اب 5 افراد مزید جو ہیں جان کی بازی ہار گئے. مجموعی طور پر جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ 62 تک پہنچ چکی ہے. جو ترجمان ہے کے پی حکومت کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت مجموعی طور پہ 194 لوگ ایسے ہیں جو کہ زخمی ہیں. گزشتہ روز خیبر پختونخوا پولیس کے جو آئی جی تھے اور وفاقی وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب تھے, ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھا پہلے سے. ایک سوچی سمجھی سازش ہے اس ملک کو ڈسٹیبل کرنے کی, اور اس میں انٹرنیشنل قوتیں ملوث ہیں. ایک خوف و ہراس کا عالم پیدا کر دیا گیا کہ اتنی ساری کیجوئلٹی ہوئی ہیں اور اس کا کوئی تھریٹ الرٹ بھی جاری نہیں ہوا تھا. لیکن اطلاع یہ ہے جی کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ضلع خیبر اور دیگر علاقوں میں دہشت گرد حملوں کے تھریٹ باقاعدہ موجود رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی بیرسٹر سیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کہاں تک پہنچی تحقیقات. 48 گھنٹوں کا وقت بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بعد آپ کو مکمل طور پہ بتا سکیں گے. ابھی خودکش حملہ آور اور جو 2 سہولت کار ان کے حوالے سے انیشل جو معلومات ہیں وہ حاصل کر لی ہیں. کیا کہنا تھا ان کا ذرا سنیے. جو مین سپورٹ نیٹ ورک تھا اس خودکش بمبار کا, جو لوگ اس کو یہاں پر لائے یا جو اس کے سہولت کار تھے, فیسیلیٹیٹرز تھے, وہ ٹریس کیا گیا اور اس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا. رکشہ بھی قبضے میں لیا گیا ہے اور اس تک بھی وہ پہنچ گئے تفتیشی ایجنسیاں جس میں وہ وہاں پر لایا گیا تھا. جو خودکش بمبار ہے جس نے دھماکہ کیا ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے. یہ بعض معلومات حساس ہوتی ہیں اور چونکہ تفتیش ابھی جاری ہے تو کئی چیزیں ہم ڈائیولج نہیں کریں گے, ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. صرف 48 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو پھر تمام تفصیلات باقی بتائیں گے. پشاور سانحہ کے بعد جو اس وقت مجموعی طور پہ صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ عامر رانا صاحب ماہر سیکیورٹی امور موجود ہے. بہت شکریہ عامر صاحب. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, پتہ نہیں اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, یا آپ ہمیں ذرا بہتر گائیڈ کر دیں. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو یہ تو پہلے بتائیے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے اٹیکس کا. یہ خاص طور پہ ہم نے گزشتہ چند ماہ کی پوری وہ ہسٹری بھی دوبارہ دکھائی ہے اپنے ویورز کو. یہ اسی کا تسلسل ہے جو یہ پشاور میں ہوا ہے, یا اس کو اس سے علیحدہ دیکھنا چاہیے؟
मेरा ख्याल है उसी का तसलसल है और पिछले कुछ माह से ये देखने में आ रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट है खुरासान का चैप्टर, तो उसकी सरगर्मियां पेशावर, बाजौर इन इलाकों में बढ़ गई हैं और अभी तक इन्होंने 7 हमले पेशावर में किए हैं पिछले 1 साल से ज्यादा अरसे के अंदर। और इनकी वही जो टारगेट है अमूमन कि ये मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाते हैं, शिया कम्युनिटी को बनाते हैं। यही पैटर्न का कोयटा के अंदर है, यही पेशावर के अंदर है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाते हैं। लेकिन जो बाजौर और ये ट्राइबल एरियाज के अंदर जितने इन्होंने किए, डिस्ट्रिक्ट्स में किए हमले, वो इन्होंने खास तौर के ऊपर अफगान तालिबान के जो रहनुमा यहाँ पे थे उनको टारगेट किया था। आपके इल्म के अंदर है कि पूरी इस तंजीम के खिलाफ तालिबान की कैंपेन चल रही है अफगानिस्तान में, तो उसका रद्द अमल यहाँ पाकिस्तान में भी खास तौर के ऊपर बाजौर, मोहम्मद और इन एरियाज के अंदर देखने के अंदर आता है। तो अगर ये दाइश का है और वाज़े तौर पे लग रहा है कि ये दाइश ने किया है, तो ये एक बड़ा खतरनाक रुझान की निशानदेही कर रहा है कि वो जो कैंपेन तालिबान की इनके खिलाफ अफगानिस्तान में चल रही है, तो उसका दायरेकार जंग का वो पाकिस्तान के अंदर वसी करना चाहते हैं। और यहाँ पे ज्यादा उनकी तवज्जो होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर शायद उनके लिए स्पेसेस जो है, ऑपरेशन स्पेसेस, वो इतनी ज्यादा उसमें मैसर नहीं है। तो पाकिस्तान अल्टीमेटली उसकी पहली चॉइस होगी। ऑपरेशनल स्पेसेस की जो आपने बात की, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि यहाँ पे जो इनके लिए फिदायीन की कुम्मक है, जो लोग इनके साथ अपनी जान देने को भी तैयार हैं, अटैक्स कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये यहाँ पे इनके ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं? इसके अलावा जो ऑपरेशनल एक कैपेसिटी है, उसके लिए जो एक पैसे होते हैं, फिर उसके बाद पूरे ट्रेनिंग का निज़ाम होता है, ये जो कैंप्स होते हैं, इनके वजूद कहाँ है? देखिए, दहशतगर्द तंजीम के लिए कोई इतना बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। आइडियल तो यही होता है जैसे टीटीपी के लिए था कि पूरी टेरिटरी हो, उसमें उनका निज़ाम हो और बड़े कैंप हो। लेकिन एक छोटे गिरोह के लिए महदूद वसाइल के अंदर ये तमाम चीजें मैसर हो सकती हैं। हमारे इनके अंदर है कि इनके बाकायदा कैंप भी थे जिनके खिलाफ जो है तालिबान ने कार्रवाई की, उससे पहले अफगान गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी और अभी भी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर चल रही है। जो ऑपरेशन की नोयत है, दहशत गर्दी के वाकयात हैं, सुसाइड अटैक्स हैं, स्मॉल स्केल जो गुरिल्ला स्टाइल के ऑपरेशन हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आपको टेरिटरी नहीं चाहिए। और यही आप बलूचिस्तान के अंदर इसमें देख रहे हैं। हाँ, वसाइल जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वसाइल के लिए अमूमी फौरी तौर के ऊपर तो हमारे जहन में आता है कि ये शायद बहुत ज्यादा वसाइल चाहिए और बैरूनी कुव्वतें कर रही होंगी। इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करते, लेकिन इनके अपने वही जराए इन्होंने इख्तियार करना शुरू किए हैं जो एक दौर में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जिस तरीके से मुकामी लोगों से भत्ता वसूल करते थे और एक्सटॉर्शन मनी वसूल कर रहे थे, वो उसको उसने बढ़ाया। और इनके हमदर्द की तादाद बहाल मौजूद है पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। तो उसमें जब भी हम किसी ग्रुप को देखते हैं, उसकी ऑपरेशन कैपेसिटी, उसमें ये देखते हैं कि उसकी नीड्स कितनी है फाइनेंशियल और कहाँ कहाँ से पूरी हो रही है। तो इस स्केल के जो ग्रुप हैं और जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस की, उसके लिए उतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए जितने एक बड़ी तहरीक जैसे टीटीपी है या पहले अफगान तालिबान थे या अल कायदा के ग्लोबल ऑपरेशंस हैं। तो यही सबसे खतरनाक बात होती है कि एक ऐसी तंजीम जो महदूद रिसोर्सेज के साथ मुसलसल 6 साल से सर्वाइव कर रही है और एक फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ रही है अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी। जहां तक इसका ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये कौन लोग हैं? ये बहुत सारे हमारे इनके अंदर है कि टीटीपी से लोग गए थे और अफगानिस्तान के अंदर हिज़्ब इस्लामी से लोग टूट के गए थे। एक बहुत बड़ा चंक इसके अंदर वो है जो एजुकेटेड यूथ है, वहाँ की रेडिकलाइज है और सेल्फ रेडिकल्स है, पाकिस्तान से भी इस किस्म के हैं। तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन ये इसकी जो कशिश है इस दाइश जैसी तंजीमों की अब उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक दौर में थी। अब जो कशिश है वो टीटीपी की है, अफगान तालिबान की वजह से, तो ऐसे गिरोहों की ज्यादा है। तो इसलिए इसका एक खास प्रोफाइल है दाइश का। ये एक खास मजहबी नुक्ते नजर की रुझान के लोगों को ही सिर्फ जो आपने बात की आमिर साहब, हाँ आपने बात कही जी कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जो टीटीपी से भी टूटे हैं और दूसरे फैक्शन से भी। एक जमाने में बड़ी वो बात की गई थी जी रियासत पाकिस्तान की तरफ से कि
मुआफ़ी के बारे में भी सोचा जा सकता है, जो लोग सुधरना चाहते हैं, जो लोग दोबारा मेन स्ट्रीम के अंदर आना चाहते हैं। सो ये जो अब दोबारा ये हम बात सुन रहे हैं कि जी कि बात के मुज़ाकरात करने हैं या इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, क्या मुज़ाकरात और मुआफ़ी एक मुनासिब अप्रोच थी या नहीं थी, ये सवालात दोबारा उठ रहे हैं अब। जी देखिए, ये माफी का ऐलान दाइश के लिए नहीं था और ना ही उनसे कोई किसी सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो टॉलरेंस है दाइश के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। उसमें चाइना, लेकिन जो टीटीपी वाले थे उनके लिए थी टीटीपी वाला जी बिल्कुल, वो अभी चल रहा है, वो प्रोसेस अभी रुका नहीं है। कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, वो पाकिस्तान की मजबूरियां है, ये पाकिस्तान की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो रहा। आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि तालिबान जो है टीटीपी के जो रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लेते और उनको पाकिस्तान के हवाले करते, तो उसके बाद पाकिस्तान में फैसला होता कि इनके ऊपर मुकदमात कर लें या इनका मुस्तकबिल क्या हो। तो लेकिन वो सूरत हाल नहीं है, तो एक खासी मखमसे की सूरत हाल है। मुज़ाकरात चलते हैं, रुक जाते हैं और टीटीपी किसी सूरत भी जो है वो अपने ऑपरेशंस खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए तालिबान के अंदर एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है जो इनके खिलाफ एक्शन भी लेना नहीं चाहते, उसमें अभी बहुत ज्यादा इबाम है। और पाकिस्तान के पास अभी जो ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान उनको अभी उस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस वक्त इतना प्रेशर डाले कि उसका जो इमेज पाकिस्तान उसकी अफगानिस्तान स्टेबिलिटी के लिए जो काविशें कर रहा है तो उसके ऊपर उसके कोई असरात आए। अब चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, दाइश से बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल में टीटीपी है और टीटीपी से बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान की जो रजीम है वो है। एक और बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र आज फवाद चौधरी साहब ने भी किया, और उन्होंने कहा जी जो शिद्दत पसंदी का नजरिया है ना, जिसको हम प्रमोट करते रहे हैं अपने मुल्क के अंदर बाकायदा एक तरीके से, ऑब्वियसली ये उनकी पैदावार भी हैं वो लोग जो ऐसे कामों के अंदर हमनवा हैं, जो हमदर्द हैं ऐसे लोगों के। शायद ऑपरेशन करना और उसके बाद ये टफ जो अस्करी फ्रंट के ऊपर आप जो सारे ऑपरेशंस करें वो तो है, लेकिन जो नजरिए के हवाले से जो रिफॉर्म्स करनी है या जो इसमें अपने मुल्क की जो समत उसको दुरुस्त करना है, ये मुश्किल फैसले करना इस वक्त रियासत के लिए शायद आसान ना हो। बिल्कुल ठीक कहा फवाद चौधरी साहब ने, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंतहा पसंदी का। यही से वो पनीरी मिलती है ऐसी तंजीमों को जो ऐसी तंजीमों जाके दहशतगर्दी में शामिल होते हैं। तो वो तो एक बहुत ही एक बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ जहां तक टेररिज्म की बात है, उसमें सीटीडी, पुलिस और बाकी इदारों की सलाहियत में खासा इजाफा हुआ है। और चूंकि ये वाकयात एक थोड़े से तातुल के बाद शुरू हुए हैं और इन इदारों की खासी एक तरबियत पूरे फेज से जब गुजरे हैं तो इनकी पूरी ओरिएंटेशन हुई है। यही पेशावर के अंदर भी देखें कि अभी इतलात आ रही है कि 3 लोग शायद आइडेंटिफाई भी हो गए। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो बहुत मुश्किल था किसी एक केस के ऊपर तवज्जो देने के ऊपर। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कम से कम काउंटर टेररिज्म के जो मरहला है उस पे काफी पेशरफ्त है, सलाहियतों में इजाफा हुआ है। ये वो सूरत हाल नहीं है जो 2014-15 तक थी, तो वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चैलेंज फिर वही है कि किसी तरीके से इंतहा पसंदी को रोका जाए। बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब हमारे सिक्योरिटी अमूर हमारे साथ मौजूद कह रहे थे कि ये जो दाइश के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज जो है वो टीटीपी है, और उससे भी बड़ा चैलेंज जो है वो अफगानिस्तान के जो वजह से सूरत हाल पेश है, ये उन चीज़ों के साथ डील करना है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि यूक्रेन में मौजूद जो सहाफ़ी हैं उनसे पूछें कि इस वक्त सूरत हाल कहाँ तक आन पहुंची है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इस हवाले से प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे। आज 10वां रोज है इसका। रूस ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर अभी तक कब्जा कर लिया है और वहां आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। रवां हफ्ते के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रूस के खिलाफ करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यूक्रेन से तमाम रूसी फौजियों के फौरी इनखला का मुतालबा किया गया था। जनरल असेंबली के 193 अरकान में से 141 ने रूस के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी, जबकि रूस, बेलारूस, शाम और शुमाली कोरिया समेत 5 रुकन ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की थी। 35 ममालिक ने, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसने वोट देने से गुरेज किया। जनूबी एशियाई ममालिक में से सिर्फ नेपाल ने करारदाद के हक में वोट दिया है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इससे दूर रहने का फैसला किया है।
जंग के साथ साथ रूस के ऊपर जो इस वक्त इक्तिसादी पाबंदियां हैं, आलमी पाबंदियां हैं, उसका भी हम जिक्र कर लें। आलमी माली पाबंदियों के अलावा प्राइवेट इदारों ने भी और मल्टी नेशनल कंपनियों ने भी रूस का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर रखा है। जवाबन रूस ने सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर पाबंदी आयद कर दी है। जबकि दूसरी जानिब यूट्यूब और फेसबुक ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी सरकारी मीडिया आउटलेट आरटी और दीगर रूसी चैनल्स को वीडियोस पर चलने वाले इश्तिहारात की रकम की वसूली और कमाई से रोक दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर मैच के लिए स्वीडन और पोलैंड ने, इसके अलावा जमहूरियत चेक ने भी रूस में खेलने का बॉयकॉट कर दिया है। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी के रूसी मालिक ने क्लब बेचने का ऐलान किया और कह रहे हैं कि जी यूक्रेन जंग के मुतासरीन की मदद के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। ये कदम बज़ाहिर बरतानवी हुकूमत की तरफ से आयद करदा किसी भी पाबंदी से बचाने के लिए उठाया गया है। क्लब के मालिक का कहना है कि ये फैसला इंतहाई मुश्किल है, ताहम क्लब के बेहतरीन मफाद में ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा जो रूस की एयरलाइन है उसको भी बैन कर दिया गया है दुनिया भर में। यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अली मुस्तफ़ा, सहाफ़ी हैं, टीआरटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर कवरेज कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अली, बिकॉज ऑब्वियसली एक रशियन मीडिया का अपना भी एक मीडिया प्रोपेगेंडा है और ऑब्वियसली जो उसकी दूसरी तरफ अगर हम वेस्टर्न मीडिया की बात करें तो वहाँ पर भी बाकायदा एक नैरेटिव की जंग चल रही है। इन दोनों के दरमियान में फैक्ट्स कहीं गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए हमने आज आपको मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। आप कीव में मौजूद हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्योंकि पहले खबर चलती है कि जो सदर हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए, फिर उनके सदर को वीडियो जारी करनी पड़ती है कि नहीं मैं मुल्क में इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त अगर हम बात करें तो यूक्रेन में जिधर आप खास तौर पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है मजबूरी तौर पे? जी मारिया, सूरत हाल तो बहुत बुरी है, बहुत डेस्परेट सूरत हाल है। यानी खाने की अशिया में कमी है, सप्लाईज नहीं आ रही सुपरमार्केट्स में, ज्यादातर मार्केट्स वैसे ही बंद हैं। तकरीबन यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 लाख के करीब लोग अभी भी मौजूद हैं। ये इस शहर के अंदर एक जमाने में, यानी 2 हफ्ते पहले एक जमाना उसे कह लें आप, 30 लाख लोग मौजूद थे। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जिस तरह रशिया नॉर्थ की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है कीव की तरफ, तो बहुत डेस्परेशन हो रही है लोगों में। लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन ट्रेन पे सीट्स मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जिनके पास गाड़ियां हैं वो निकल भी गए हैं मगर बैरिकेड्स बहुत हैं। एक रास्ता, हम थे एक शहर है वेनेत्सिया करके वेस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे पहुंचे 4 दिन पहले और हम कोई 30 या 40 चेक पॉइंट्स हमें गुजरने पड़े यहाँ पे पहुंचने के लिए। और अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर इतनी बुरी सूरत हाल हो गई कि कौन उन चेक पॉइंट से मौजूद है, कौन मैन कर रहा है, किसी को अंदाजा नहीं। तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल यहाँ पे मौजूद है। और रशियन जो अटैक्स हैं, जिस तरह वीडियोस भी नजर आ रही होंगी आपको, नॉर्थ ऑफ कीव, जैसे इरपिन एक शहर है या बूचा एक शहर है, वहां पे तो वो पूरे सिविलियन इलाकों को फ्लैटन आउट कर रहा है रशिया। अच्छा, जैसे पहले रशिया का जो मैं तज्जियाकारों के इसके हवाले से ओपिनियन पढ़ रही हूँ, जैसे मैंने युवल हरेरी का भी मजमून पढ़ा इस हवाले से, वो कहते हैं कि जितनी आसानी से रशिया का ख्याल था कि वो यहाँ आकर अपनी जो अददी और अपनी अस्करी ताकत की बुनियाद पे यहाँ पे मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्हें रेजिस्टेंस मिल रही है। क्या वहाँ पे यूक्रेनी अवाम, खास तौर पे जो वहाँ पे आदमियों को भी रिक्रूट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहे हैं? तगड़ी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इसीलिए रशिया इतने हार्ड हैंडेड मेजर्स को इस्तेमाल कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसमें जरूरी है। 2014 में जब ये यहाँ पे पिछली बार जंग हुई और 2 इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क एक तरीके से टुकड़ों में अलग हो गए और क्राइमिया पे रशिया ने जब कब्जा कर लिया, तो ये तासुर था कि जी आधी यूक्रेनियन पॉपुलेशन जो है वो प्रो रशियन है और आधी यूक्रेनियन पॉपुलेशन जो है वो प्रो वेस्टर्न या प्रो नेटो है। लेकिन अब आके हमें ये इस बात का अंदाजा लगता है कि 8 साल के अंदर जो एक थ्रेट मौजूद था रशिया का, उसके अंदर एक यूक्रेनियन आइडेंटिटी और यूक्रेनियन नेशनलिज्म बढ़ के सामने आया है। और यही चीज है जो अब मोटिवेट कर रही है लोगों को कि वो रशिया के खिलाफ लड़ें। मगर हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब नहीं कि रूसी हिमायती अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी भी रूसी हिमायती मौजूद है। इनफैक्ट अभी कुछ घंटे पहले खबर आई कि नेगोशिएटिंग टीम जो गई थी यूक्रेन की,
बेलारूस बात करने के लिए सेकंड राउंड के अंदर, उसके अंदर एक यूक्रेनियन पार्लियामेंटेरियन थे जो वापस आए तो उनको पकड़ा गया। बहुत ही एक टफ किस्म की सिचुएशन है। ऊपर से नेटो भी ये कह रहा है कि हम नो फ्लाई जोन नहीं इन्फोर्स करेंगे, और टेक्निकली अगर वो नो फ्लाई जोन इन्फोर्स करते तो ये जंग बिल्कुल एक बढ़ेगी तो, मगर बिल्कुल ही फट जाती है जंग। तो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। किस तरफ ये जाएगी, कहां ये रुकेगी, क्या न्यूक्लियर ऑप्शन जिसकी बात की जा रही है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर वो इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर ऑप्शन तो फिर तो आपके सामने वर्ल्ड वॉर 3 है, और जिस तरह सर्गे लैवरोव साहब ने कहा। लेकिन अली, ये तो बात कर ली आपने उन नासिर की जो यूक्रेन में है और वो उनकी हमदर्दियां रशियन, वो जो प्रो रशियन उनके जो भी रशिया से मुतालिक जो है, चूंकि वहां पे बड़ा कंट्रोल है इंफॉर्मेशन का खास तौर पे, लेकिन हम कुछ छोटे मोटे क्लिप्स देखते हैं कि वहां पे जो लोग एतराज करते हैं उन्होंने वहां पर बड़ी आवाज बुलंद की है इस इन्वेजन के खिलाफ। इससे मुतालिक वहां पे उस खत्ते में क्या सेंटिमेंट है? जो रशिया के अंदर कुछ चैलेंजर है पुतिन के, जो दूसरी तरफ के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई ये ना हो, वो कितने स्ट्रांग है? जो हमने प्रोटेस्ट देखे रशियन स्ट्रीट्स के ऊपर, उनसे तो ये लगता है कि सेंटिमेंट बहुत मौजूद है इस जंग के खिलाफ। लेकिन पुतिन साहब और उनकी जो ये रजीम है वो इतनी ताकतवर है, और उनका अपना बैकग्राउंड भी एफएसबी, केजीबी और इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। तो एक सिक्योरिटी स्टेट है एसेंशियली रशिया। और अब जब ये इतने सैंक्शंस लग गए हैं उनके ऊपर, इतने कंट्रोल्स आ गए हैं, उनकी एयरलाइन एरोफ्लोट के ऊपर नो फ्लाई, यानी बहुत सारे एरियाज के अंदर उनको एयर स्पेस अलाउंस नहीं दी जा रही, तो और भी ज्यादा एक सिक्योरिटी स्टेट बनेगा। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों पहले पुतिन साहब ने कहा है कि जी उनका कोई इरादा नहीं है मार्शल लॉ लगाने का। ये भी बात हो रही थी कि क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन कहीं बढ़ ना जाए, तो पुतिन साहब ने तो ट्विटर वहां पे एक्सेस बंद कर दी है, यूट्यूब एक्सेस, फेसबुक, सोशल मीडिया एक्सेस बहुत लिमिटेड हो गई है रशिया के अंदर, और वो नैरेटिव को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मगर मसला ये है कि नैरेटिव कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सूरत हाल हम देख रहे हैं यूक्रेन के अंदर वो ये है कि जी एक तरफ एक बहुत ही बड़ी कुव्वत है रशिया जिसके पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और दूसरी तरफ ये मुल्क है यूक्रेन जिसके अंदर तकरीबन 5 करोड़ या 50 मिलियन या 55 मिलियन लोग हैं, और इनके ऊपर एक तशद्दुद हो रहा है एक तरीके से उस एक बहुत ही मजबूत फौज का। तो उसके ऊपर अपना अमेरिका का भी हाथ होगा रेजिस्ट करने में, नेटो के जर्मनी या फ्रांस का भी हाथ होगा इनको सपोर्ट करने में। लेकिन इट्स अ केस ऑफ टू लिटिल टू लेट। आपके सामने जब इतनी बड़ी कुव्वत या ताकत आ जाए तो आप तो कुछ भी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, और लोग इसीलिए भाग रहे हैं यहां से। लेकिन जो डटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जी हम लड़के मर जाएंगे लेकिन हम रशिया को कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जो बात है वो किन खुतूत पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनमें ब्रेक थ्रू के क्या इम्कानात है? क्या कहते हैं यहाँ की जो लोकल वाइब है खास तौर पे जो कीफ में? कोई इम्कानात नहीं है, क्योंकि रशियन पोजीशन जो है वो नॉन स्टार्टर है। रशिया ये कहता है कि हम यूक्रेन को डी नाट्सिफाई करें, यानी वो कहते हैं कि यहाँ पे नाट्सीज मौजूद हैं, एक मिलिट्री स्टेट है, और वो ये कहते हैं कि जी यूक्रेन को कबूल करना होगा कि क्राइमिया जो है वो रूस का हिस्सा है, और जो ब्रेक अवे रीजन्स थे लुहांस्क और दोनेत्स्क उनको एज इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स कबूल करना होगा। अगर तो ये सब चीजें यूक्रेन ने कबूल कर ली तो उसकी सॉवरेंटी कहीं की नहीं रहेगी, यानी उसने ये कबूल कर लिया कि जी इस मुल्क के टुकड़े होने चाहिए। तो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इसके ऊपर। मगर रूस ने एक तरीके से बंदूक रखी हुई है यूक्रेन के सर के ऊपर, और वो ये कह रहा है कि ये बातें जो हमारी कबूल करो, वरना हम तुम्हारी और जो शहर हैं उनको हम फ्लैटन आउट कर देंगे। लेकिन ये जो सैंक्शंस की आग है ये तो बहुत करीब है पुतिन के अपने दोस्तों के और उन ओलिगार्क से जिनके पास बहुत ज्यादा असर रसूख है, उनके बहुत सारा एसेट्स हैं यूरोप में, इंग्लैंड में। मतलब चेल्सी की जो टीम है वो औने पौने बिकने की बात आ गई है, इतना ज्यादा उनको आइसोलेट कर दी। तो ये चीज भी कहीं ये हर्ट नहीं करती है रशिया में जाके, खासतौर पर जो वहां पे उनके हमनवा लोग हैं उनको? हाँ, आम आदमी को जरूर हर्ट करेगी, शायद ओलिगार्क्स को भी करे। लेकिन आज 1 barrel of oil is over $110 Russia is one of the biggest oil producers in the world. तो it's all a question of give and take. गोल्ड रिजर्व रशिया के पास बेहद हैं, मिनरल रिसोर्सेज रशिया के पास बेहद हैं। तो उसके बाद कोई ना कोई कैलकुलेशन तो होगी पुतिन साहब की कि जी अब मौका आ गया है। सही है, अगर अवाम थोड़ी मरती भी है इकोनॉमिकली या
اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے، مگر جو اسٹیٹ ہے اس کی کیپیسٹی انکریز ہونے کا یہ موقع ہے. یعنی ایک طریقے سے ریٹرن ٹو سوویت یونین ہے ایک طریقے سے، کہ جو بدلے ان کے دل میں تھے یا جو زخم ان کے دل میں تھے رشینز کے، اس کا بدلہ واقع پوتن صاحب لے رہے ہیں 30 سال بعد. بہت شکریہ علی مصطفیٰ نے اچھے طریقے سے سم اپ کیا جو پورا اس وقت یوکرین اور رشیا کا تنازع ہے. جو اس ایشو کو فالو نہیں کرے میرے خیال ہے ان کو بھی اب ٹھیک سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس وقت وہاں پر مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے، خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.